मैं पुनीत कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, जेपी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, बिहार शरीफ, नालंदा। आज बीएड प्रथम वर्ष एवं डीएलएड प्रथम वर्ष कोर्स 6 दोनों विद्यार्थियों को एक साथ ही पढ़ाऊंगा। दोनों लोगों के लिए, दोनों छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पिछली क्लास से ही लेके आया हूँ। इसके पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ कि लिंग विभेदी के कारण। इसके पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुका हूँ लिंग विभेदी के कारण। तो जिनमें से लिंग विभेदी के कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले मान्यताएं एवं परंपराएं, जागरूकता का भाव, आर्थिक तंगी, मनोवैज्ञानिक कारक, दोषपूर्ण शिक्षा। इतना आपको पूर्व के क्लास में पढ़ा चुका हूं। आज जो बचा हुआ है उसी के आगे आपको बताऊंगा। आइए, अगला है सांस्कृतिक उदासीनता। सांस्कृतिक उदासीनता, जैसा कि भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान रही है। यद्यपि भारत देश विभिन्न धर्मों वाला देश है, विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है, और विभिन्न संस्कृतियों के कारण ही, विभिन्न धर्मों के कारण ही, विभिन्न परंपराओं के कारण ही बालक और बालिका में विभेदीकरण प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, जो आज तक व्याप्त है। उसमें सांस्कृतिक कारण में या सांस्कृतिक कुप्रथाओं में यह परिवार के सदस्यों का मानना था कि बेटियों को घर के अंदर अच्छे से घर गृहस्थी की चीजों को, घर गृहस्थी के कार्यों को कैसे चलाया जाए इत्यादि ज्ञान प्रदान किया जाता था। और उनका यह भी मानना था कि लड़कियों को बाहर भेजना उचित नहीं है, क्योंकि समाज इसका आज्ञा नहीं देता। यह हमारी संस्कृति नहीं है कि बेटियों को शिक्षा अर्जन दिलाएं और बेटियों के कमाई पर माता पिता या सास ससुर जीवन यापन करें। और अगर बेटियां पढ़ लेंगी तो कहीं न कहीं नौकरी जरूर करेंगी। और कोई पति यह नहीं चाहता था कि, या समाज या परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि कोई कहे कि देखो पत्नी की कमाई पर यह जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए यह एक संस्कृति पनप गई कि नहीं, महिलाओं को घर में सम्मान पूर्वक देवी लक्ष्मी के रूप में घर पे रहें और घर गृहस्थी को संभाले, और बाल बच्चों और सास ससुर घर के अन्य सदस्यों को सुखी पूर्वक, उनका सम्मान पूर्वक उनका पालन पोषण करें। इसलिए बेटे और बेटियों में यह धीरे धीरे विभेदीकरण, असमानता बढ़ता गया। यह भी इसी कारण से यह आज धीरे धीरे यह ज्यादा विकराल रूप धारण कर लिया। अगला आइए, सरकारी उदासीनता। हमारा भारत देश आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गया। जब भारत आजाद हुआ तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारतीय संविधान में
व्यवस्था प्रदान किया गया कि जिस प्रकार से लड़कों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, उसी प्रकार से लड़कियों को भी वही मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान में यह व्यवस्था प्रदान किया गया कि लड़के और लड़कियों में कोई अंतर, कोई भेद नहीं होगा। जिस प्रकार से कोई माता पिता, कोई समाज लड़कों को सम्मान की दृष्टि से उसका शिक्षा, दीक्षा, जीवन यापन, व्यवस्था आदि करता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक माता पिता को अपनी पुत्री के लिए भी शिक्षा, जीवन यापन के लिए व्यवस्था करना होगा। कोई भी माता पिता बालक और बालिका में भेद नहीं करेगा, दोनों को एक समान की दृष्टि से दोनों को देखा जाएगा। और यह भी व्यवस्था प्रदान किया गया कि लड़का लड़की एक समान, कोई अंतर नहीं होगा। फिर भी भारतीय संविधान में व्यवस्थाओं के बावजूद, सरकारी नियमावली बनाने के बावजूद लड़कियों पे ढेर सारे व्यवस्थाओं के बावजूद आज भी लड़कियों में विभेदीकरण हो रहा है। आज भी लड़कियों की संख्या दिनों दिन घट रही है। आज भी माता पिता जो ग्रामीण परिवेश में हैं, वो लड़कियों को शिक्षा देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका अपना मानना है कि लड़कियों के लिए शिक्षा, दीक्षा, अच्छा जीवन यापन के लिए पैसा कहाँ से आएगा, धन कहाँ से आएगा, 2 वक्त की रोटी तो मिलना मुश्किल है, तो बेटियों को अच्छी शिक्षा कैसे उपलब्ध करा पाएंगे। अगर माता पिता बेटियों को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए विद्यालय भेजते हैं, तो रास्ते में कोई घटना, दुर्घटना हो जाएगी तो समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा, लोगों को क्या जवाब दूंगा। और सरकारी उदासीनता में सबसे महत्वपूर्ण है, आज जो लड़कियों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण है भ्रूण अवस्था में लड़कियों की मृत्यु होना। क्योंकि प्रत्येक माता पिता लड़की को पैदा नहीं करना चाहता। हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि मेरा बेटा हो, बेटी ना हो, क्योंकि बेटी होगी तो अत्यधिक शिक्षा, दीक्षा, सुरक्षा, जीवन यापन, दहेज के लिए इतना धन कहाँ से है। इसलिए वह नर्सिंग होम में, अस्पताल में डॉक्टरों से मिल करके, लिंगी जांच करा करके लड़कियों को गर्भ में ही समाप्त कर देता है। और सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट डॉक्टर भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं। सरकार नियम बनाए हुए है कि कोई भी लिंगी जांच नहीं कराएगा, कोई भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं कराएगा। फिर भी आपको देखने के अवसर बहुत सारे मिल जाते हैं, पेपरों में, अखबारों में, समाचार पत्रों में, ग्रामीण परिवेशों में सूचनाएं मिल जाती हैं कि फलाने के बेटी का गर्भपात कराया गया क्योंकि गर्भ में लड़की थी। तो कहीं न कहीं सरकारी उदासीनता है। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए और सरकार इस पे सभी पक्षों पर सही तरीके से दृष्टि रखे कि कहीं भी कन्या भ्रूण हत्या ना होने पाए, कहीं भी कन्या के साथ अमानवीय यातनाएं ना होनी पाए, कहीं भी दहेज के लिए बेटियां या पुत्रियां जलाई ना जाएं, कहीं भी बेटियों को पूरे समाज में, पूरे देश में गर्व के साथ घूम सके, बेटियां अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं प्रदान करना चाहिए कि लड़कियां कहीं भी
बेझिझक स्वाभिमान सम्मान पूर्वक कहीं भी आ जा सके, किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत ना हो। फिर भी सरकार बहुत सारी योजनाएं बेटियों को पढ़ाने के लिए, जीवन यापन के लिए, विवाह के लिए बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की हैं, योजनाएं लागू की हैं। फिर भी वे योजनाएं आज तक बेटियों को सही रूप से, सही मायने में प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसका यही कारण है, कहीं न कहीं सरकार उदासीन है, कहीं न कहीं सरकार के कर्मचारी, सरकारी आदमी उदासीन है। वह अपना सही तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आज भी लड़कियों में विभेदीकरण, असमानता की भावना चरम सीमा पर पहुंच रही है। आप खुद देखते होंगे सरकारी हॉस्पिटलों में या सरकारी कार्यालयों में लड़कियों के साथ विभिन्न प्रकार की छेड़खानी, विभिन्न प्रकार की यातनाएं, विभिन्न प्रकार की मानसिक, विभिन्न प्रकार की बौद्धिक प्रताड़नाएं या प्रताड़ना की जाती है। अगर ऐसी कोई घटना सुनने में मिलती है तो सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जिससे लड़कियां, बेटियां अच्छा वातावरण महसूस कर सके। इसलिए लिंगी विभेदी में, असमानता में यह भी बहुत बड़ा कारण है। सरकार योजनाओं के होने के बावजूद सरकार उदासीन है, या सरकार के कर्मचारी उदासीन हैं। वह सही रूप से लड़कियों को न्याय, लड़कियों को स्वतंत्रता, लड़कियों को अधिकार नहीं दिला पा रहे हैं। यह भी बहुत बड़ा कारण है। अगला पॉइंट कहते हैं अशिक्षा। भारत कृषि प्रधान देश है। जब कृषि प्रधान देश है तो भारत की 75% जनता गांव में रहती है, ग्रामीण प्रदेश में रहती है। तो वो कैसे शिक्षा के विषय में सोच सकती है, जीवन यापन हो जाए उसी के विषय में सोचती है। तो आज भारतीय ग्रामीण प्रदेश में बहुत सारे परिवार, बहुत सारे समाज, बहुत सारे माता पिता आज भी अशिक्षित हैं। अशिक्षित होने के कारण वह शिक्षित बेटियों को शिक्षित करना नहीं जानते। उनका मानना है कि मैं अशिक्षित रहा, मेरी पत्नी, मेरी माता अशिक्षित थी, तो क्या उसका जीवन यापन नहीं हुआ? क्या उसको समाज में सम्मान नहीं मिला? क्या वो आत्मगौरव के साथ जी नहीं सकी? तो जब वो अशिक्षित हैं तो अपने बेटे बेटियों के विषय में, शिक्षा के बारे में कहाँ कल्पना करेंगे? इसलिए सरकार को चाहिए कि जो ग्रामीण प्रदेश में जो अशिक्षित हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें, और जो माता पिता अशिक्षित होते हैं उनको बताया जाए कि बेटा बेटियों को भी, जिस प्रकार से आप बेटे को पढ़ाते हैं उसी प्रकार से बेटियों को भी पढ़ाना अनिवार्य है, जरूरी है। क्योंकि बेटियों को पराए घर जाना है, बेटियों को तो और शिक्षित करना जरूरी है। क्योंकि अगर बेटा पढ़ेगा तो एक घर, एक परिवार, एक समाज समृद्ध होगा, जबकि बेटियां अगर शिक्षित होंगी तो 2 घर, 2 परिवार, 2 समाज शिक्षित होगा। तो बेटियों को पढ़ाना अति आवश्यक है, क्योंकि बेटियां तो कल दूसरे घर में चल जाएंगी। दूसरे घर में कैसा माहौल मिलेगा, कैसा वातावरण मिलेगा, यह बताना चाहिए। और अशिक्षित माता पिता को यह ज्ञानार्जन कराना चाहिए कि अगर आपकी बेटी पढ़ी लिखी रहेगी तो कहीं भी रहेगी तो जीवन यापन कर लेगी। फिर भी भारत का दुर्भाग्य देखिए कि आज भी भारत देश में बहुत सारे परिवार अशिक्षित हैं, जिसके कारण शिक्षा अपनी बेटियों को या बेटों को दिलाने में असमर्थ है। क्योंकि 2 वक्त की रोटी मिलना ही मुश्किल है, तो शिक्षा के बारे में कहाँ कल्पना कर सकते हैं। फिर भी भारत देश, भारतीय संविधान आज ऐसी व्यवस्थाएं प्रदान कर रहा है, ग्रामीणों में भी लोगों को शिक्षित कर रहा है, प्रयास सफल है होगा। अगला ये पॉइंट, सामाजिक कुप्रथाएं। हमारे भारतीय समाज में प्राचीन
प्राचीन काल से ही सामाजिक कुप्रथाएं व्याप्त है। हर समाज में कुछ न कुछ कुप्रथाएं होती हैं। कु माने गलत, प्रथाएं माने जो नियम बन जाए, जो संस्कृति बन जाए, जिसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अपनाने लगे, वही कुप्रथाएं हैं। या जो प्रथा बन जाए, परंपरा बन जाए। तो हमारे समाज में, भारतीय समाज में कुछ कुप्रथाएं हैं जिसके कारण लैंगिक विभेद के कारण बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। उन कुप्रथाओं को समाप्त करना अति आवश्यक है। उन कुप्रथाओं को समाप्त करके ही हम लड़के और लड़कियों में जो विभेदीकरण है, जो असमानता है, उसको हम समाप्त कर सकते हैं। वो कुप्रथाएं कौन सी हैं? सबसे पहले दहेज प्रथा। समाज के लिए दहेज एक अभिशाप है। हर माता पिता पुत्र में दहेज लेना चाहता है, पर बेटी में दहेज देना नहीं चाहता है। प्राचीन परंपरा में यह एक छोटा सा संस्कार था कि बेटी दूसरे घर जा रही है तो उसको थोड़ा से आर्थिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए कुछ संसाधन मुहैया कराता था कि नए घर में जा रहे संकोचवश वो दूसरों से क्या मांगेगी। इसलिए माता पिता खुशीवश अपनी क्षमता के अनुसार उसको उपहार स्वरूप देने लगे और वही धीरे धीरे परंपरा दहेज का रूप धारण कर लिया। और आज भारतीय समाज के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कियों के माता पिता के लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। आज इस कुप्रथा को समाप्त करना होगा और यह कुप्रथा शिक्षा के माध्यम से ही समाप्त हो सकती है। और शिक्षा का मतलब लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करें, क्योंकि जब लड़कियां स्वयं शिक्षित रहेंगी तो अपने वरों का वर्ण स्वयं कर सकेंगी। इसलिए लड़कियों को शिक्षित किया जाना अति आवश्यक है। कुप्रथाओं के विषय में कल मैं आपको अगली क्लास में फिर से चर्चा करूंगा। धन्यवाद। थैंक यू।